हेलो दोस्तों। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 11th कोर्स अकाउंटेंसी की। ये पार्ट 1 है टेक्स्ट बुक की क्लास 11th, और मैं जनरली एनसीईआरटी बुक ही यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ये रहा सिलेबस। आप लोगों के लिए सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जो कि बेसिक से मीनिंग और डेफिनेशन और जो बेस होता है अकाउंटिंग का, उसके लिए ये है चैप्टर 1। चैप्टर 2 है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया गया चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअल जो प्रैक्टिकल केस है, जो न्यूमेरिकल केसेस है, वो सब डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये दोनों बस आपस में ही है, वो धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये फिर क्लियर होते जाएगा। और चैप्टर 5 है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है। चैप्टर 6 है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर 7 है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। चैप्टर 8 है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये टोटल 8 चैप्टर है, आपको ये सारे 11th में कवर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, क्योंकि ये बेसिक है। और हम लोग को ये मेनी जो स्टूडेंट है, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो 11th में क्या करते हैं, वो स्किप कर देते हैं ये सब चैप्टर 1 2 ये सब स्किप कर देते हैं और वो सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चले जाते हैं, जो कि उस स्टूडेंट लोग के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर जब तक आप बेस नहीं जानेंगे कोई चीज़ का, तो वो फिर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा, या फिर हायर स्टडी जब कीजिएगा तो उस समय आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी कंसेप्ट वगैरह में। इसलिए आपको ये चैप्टर कभी मिस नहीं करना चाहिए, जो थ्योरी पोर्शन है, मीनिंग डेफिनेशन ये सब। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं, तो वो सब में भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो इसीलिए आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा, जो कि एनसीईआरटी बुक है। ये सबके पास अवेलेबल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पढ़ने में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए चैप्टर 1 में, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये जनरली अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो इसमें जो जो रिलेवेंट पोर्शन है मैं वही से आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं, आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, बट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आते हैं सीधा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि ये हम लोग अकाउंटिंग का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसी के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए मीनिंग ये एक्चुअली कहाँ से लिया गया था। इन 1941 द अमेरिकन द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA, ये डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग को। तो इसमें डेफिनेशन में जनरली क्या है, देखिए क्या किया है। अकाउंटिंग डिफाइन किया गया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो यहाँ तीन जो वर्ड है उसको हमेशा याद रखना है। अकाउंटिंग का क्या है, एक आर्ट है,
एज द आर्ट, ये कला है एक तरह का रिकॉर्ड करने का। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को, कोई भी ट्रांजेक्शन को, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका है, उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स हुआ कि हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को उसके हेड्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं कि ये एसेट है या लाइबिलिटीज़ है। तो ये फिर आपको बाद में ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि एसेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ताकि आपको और क्लियर हो सके। एंड समराइजिंग, समराइजिंग वर्ड ये इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो बहुत लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलके ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। उसमें कोई एक ट्रांजेक्शन या दो ट्रांजेक्शन होता नहीं है। बट उसको जो स्टडी करने के लिए हम जब इन्वेस्टर या फिर जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो हमारे बैलेंस शीट को देखेंगे जो कि समराइज फॉर्म में रहता है। तो वो अकाउंटिंग के थ्रू ही आता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन इस तरह बना, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट मैनर यूज किया गया है क्योंकि मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स हो गया कि उसको इस तरह से दर्शाया जाता है बुक्स में ताकि वो सब अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि सब यूजर्स उसको पढ़ सके और समझ सके कि क्या ये इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन में ये है। और डेफिनेशन जनरली क्वेश्चन में आता ही है, या तो एमसीक्यूज में आएगा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड इन टर्म ऑफ मनी, तो क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान है कि इन टर्म ऑफ मनी कहा गया है क्योंकि जो मनी के टर्म में होगा सिर्फ उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। ठीक है, अदर देन मनी ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, या मनी या फिर वैल्यू एज ए मनी। ठीक है, टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट है विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो यानी मॉनेटरी टर्म में हो, और जो इंटरप्रेट कर रहा है रिजल्ट को। बस डेफिनेशन में ये आपका जो पोर्शन है यही काफ़ी है। मतलब डेफिनेशन में आपको बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, ये पोर्शन आपको याद रखना है। डेफिनेशन ये हर जगह पूछा जाता है और ये रिलेवेंट भी है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव भी उसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब आगे है, विद ग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग इट स्कोप बिकम ब्रॉडर। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इसका भी रोल बड़ा होते जा रहा है। इन 1966 द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। देखिए पहला जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो किसने दिया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, और सेकंड जो डेफिनेशन मिला है वो मिला है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ठीक है, डिफाइनिंग अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ये क्या क्या आ गया कि ये प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, यानी वही जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसी को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना, जो कि हम लोग बुक्स के थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। तो डेफिनेशन का जो मतलब है वो दोनों में सेम ही निकल रहा है, बस वो थोड़ा वर्ड लिखने का तरीका वो अलग है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है जनरली डेफिनेशन में वही यूज होता है। ठीक है, उसी को सारे कंसिडर करते हैं फर्स्ट। तो ये तो ज़्यादा कोई रिलेवेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा साइकिल दिया हुआ आपको अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पर द अकाउंटिंग प्रोसेस कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या कम्युनिकेट करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है, परचेज है, सेल है, एक्सपेंस है,
वो कम्युनिकेट करता है थ्रू अकाउंटिंग, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है फिर ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये डिसीजन मेकर्स को यूज होता है फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज। ये हम लोग आगे बताएंगे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज क्या है और ये किस तरह डिसीजन मेकर के लिए यूजफुल होता है। ओके, जो कि एक इकोनॉमिक इवेंट बनाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इज द लिंक डिसीजन मेकर विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन। तो ये डेफिनेशन का ही पार्ट है, इसको साइकिल के तौर पे आपको दिखाया गया है। ये कुछ ज़्यादा कोई रिलेवेंट नहीं है इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम लोग को नेचर ऑफ अकाउंटिंग जानना है, देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये हो गया नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या हम लोग को रेलिवेंट एस्पेक्ट डेफिनेशन में हम लोग को क्या क्या मिला था, इकोनॉमिक इवेंट मिला था, ठीक है। और फिर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ये डेफिनेशन में ये सब वर्ड यूज हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये 4 टर्म है जो कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ये कोई रिलेवेंट नहीं है, हिस्ट्री है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक इवेंट, अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक इवेंट हम किसे कहेंगे, इकोनॉमिक इवेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट, मतलब एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज happening of a consequence to a business organization which consists of transaction, मतलब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो कि ट्रांजेक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो, हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंसेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ भी होता है जिसमें ट्रांजेक्शन कंसिस्ट हो तो वो इकोनॉमिक इवेंट कहलाता है। और विच इज़ मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, यानी मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल होना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा। मतलब 2 चीज़ होना चाहिए, फर्स्ट तो वो कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड सेकंड मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ, आप इससे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट। कंपनी ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, मशीनरी परचेज किया, उसको इंस्टॉल किया और उसको रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको रेडी रखा है, ठीक है। ये क्या एक इवेंट है, क्योंकि इसमें देखिए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, परचेज ऑफ मशीनरी हो रहा है, ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और सेकंड है क्या, मॉनेटरी टर्म है, तो मशीनरी जो परचेज किए उसके बिहाफ पे हम लोग कुछ मॉनेटरी अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ा ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसीलिए इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा। देखिए अब मेंशन किया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग ए मशीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन बाई किया, मशीन को ट्रांसपोर्टेशन से ऑर्गेनाइजेशन में लाया, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन किया, उसका कुछ एक्सपेंस हुआ होगा,
expenditure incurred on its installation and trial run. Thus, accounting identify bunches of transactions relating to the economic event. So if an event involve transaction between an outsider of an organization, तो these are known as external event. तो इवेंट में भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल इवेंट, एक एक्सटर्नल इवेंट. If organization have a transaction between an outsider, then it is called external event. मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी आउटसाइडर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल इवेंट कहलाएगा. फॉर एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे सेल ऑफ मर्चेंटाइज टू कस्टमर, रेंडरिंग, आप सेल कर रहे हैं कस्टमर को, आउटसाइडर को सेल कर रहे हैं. रेंडरिंग सर्विस टू कस्टमर, ये आउटसाइडर को ही आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. हम लोग सप्लायर से मटेरियल परचेज कर रहे हैं जो कि आउटसाइडर है ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग उससे परचेज कर रहे हैं. पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल आपके इवेंट होंगे. और इंटरनल इवेंट क्या कहलाएंगे? ये इकोनॉमिक इवेंट है जो अकर इंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन इंटरप्राइजेस. ये प्योरली इंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उसी में ये फॉल होंगे. फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. अब क्या ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है स्टोर डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. स्टोर डिपार्टमेंट जहाँ गोडाउन है, जहाँ स्टॉक रखा हुआ रॉ मटेरियल, और वही रॉ मटेरियल को वो ट्रांसफर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए. तो ये इंटरनल हो गया. जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस कर रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय है, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो ये इंटरनल इवेंट है. ओके, तो क्लियर हो गया. इकोनॉमिक इवेंट है उसमें दो होता है, एक एक्सटर्नल इवेंट होता है, फर्स्ट एक्सटर्नल इवेंट एंड सेकंड इंटरनल इवेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब डेफिनेशन में जो सेकंड पार्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मैं इसको आप सिंपली वे में बताता हूँ. आइडेंटिफाई करना. टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन पहले हम लोग देख रहे हैं कि टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड. हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है अकाउंटेंट को कि इवेंट को आइडेंटिफाई करना रहता है कि किसको रिकॉर्ड करना है. ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ कंसिडरेबल फाइनेंशियल कैरेक्टर. तो हम लोग उसी इवेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कुछ फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, मॉनिटरी इवेंट हो एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. और ये भी ध्यान देना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होना चाहिए. The business transaction and other economic event therefore in evaluating of deciding whether it has to be recorded in books of account. देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है. The value of human resources changes in managerial policy for appointment. The value of human resources changes in managerial policy for appointment of personnel are important, but none of these are recorded in books of account. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय है, जो लेबर है या वेजर है, उस उन लोग को चेंज कर रहा है. एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग घटा बढ़ा रहे हैं. तो इसमें तो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन है बट इसमें कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में. लेकिन उसी तरह जैसे कंपनी अगर कोई सेल या परचेज करता है, ठीक है, उसको क्या करता है? कैश ऑफ क्रेडिट और सैलरी इट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब लोग सेकंड आते हैं मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स क्या होगा? मेजरमेंट तो आप जानते हैं, इस मीन्स क्वांटिफिकेशन. क्योंकि हम लोग को वैल्यू भी पता होना चाहिए. अकाउंटिंग के लिए पहला तो चाहिए आपका आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर दूसरा मेजर करना है, उसका वैल्यू एस्टिमेट होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए. ठीक है, क्वांटिफिकेशन इसको बोलते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स और बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनिटरी यूनिट. मॉनिटरी यूनिट में उसको कुछ टर्म हम लोग को क्वांटिफाई होना चाहिए मॉनिटरी टर्म में, रुपीज़ में, पैसे में, अगर इंडिया में उसको अकाउंटिंग हो रहा तो. ठीक है, अगर कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनिटरी टर्म इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट. इसीलिए इंपॉर्टेंट है. मेजरमेंट भी सेकेंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. अब थर्ड आते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग.
देखिए फर्स्ट दो हम लोग ने कर लिया। पहले हम लोग क्या किए, आइडेंटिफाई किए ट्रांजेक्शन को, उसके बाद फिर मेजरमेंट किए। ठीक है, अगर ये दोनों फुलफिल होते कंडीशन तो फिर हम लोग थर्ड क्या, रिकॉर्डिंग करेंगे। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, कम्युनिकेशन। अब हम लोग का क्या, ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो गया, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके क्या हम लोग को ऐसे छोड़ देना है? किसी पर्पस के लिए रिकॉर्ड किए हैं, तो किस लिए रिकॉर्ड किए हैं? ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सके, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना है हम लोग। किसको कम्युनिकेट करना है? द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The economic event are identified, measured and recorded in order that a pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external user। तो मैनेजमेंट इसमें दो तरह का होता है, एक होता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। जैसे मैनेजमेंट ये क्या हो गया, ये इंटरनल यूजर हो गया, ताकि इसके बेसिस पे वो आगे की जो प्लानिंग है या फिर अगर सेल प्रॉफिट कम हो रही है तो उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए रिलेवेंट है। द इन्फॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट। ये रेगुलरली कम्युनिकेट होता है, यानी इंटरनली कभी कभी कोई क्वार्टरली रिपोर्ट भी आते हैं, मंथ हाफ ईयरली रिपोर्ट्स भी आते हैं, एनुअली जनरली तो एनुअली होता है। तो दिस रिपोर्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू ए वेराइटी ऑफ यूजर। ये यूजफुल होता है to a variety of user who have an interest in assessing the financial performance and the position of an enterprise। एक्सटर्नल यूज़र में हम लोग आते हैं, जैसे एक्सटर्नल यूज़र में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जैसे कोई शेयर मार्केट में कोई कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक है, तो वो तो है आउटसाइडर, पब्लिक है, वो कंपनी से कोई रिलेटेड नहीं है, बट वो शेयर में पैसा लगा रहे हैं, वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पहले एनालिसिस करना उन लोग का राइट है। तो इसीलिए वो कंपनी का एनालिसिस किसके थ्रू करेंगे? वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि कंपनी परफॉर्मिंग कर रही है या नहीं कर रही है, अच्छा, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वो एक्सटर्नल यूज़र का एग्जांपल हो गया। देखिए यहाँ पर बताया गया, रिपोर्ट कैन बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द यूज़र। ओके, जिस तरह का नीड होगा उस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे इकोनॉमिक इवेंट, ये कंप्लीट किया। देखिए इकोनॉमिक इवेंट ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ये भी हो गया। अब थर्ड आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डेफिनेशन में बहुत सारा टर्म यूज हुआ ना कि ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ डेफिनेशन हम लोग को जाना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर किसे कहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ए बिजनेस इंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन किसे रेफर करेंगे? बिजनेस इंटरप्राइजेस। ओके, जो बिजनेस करने के उद्देश्य से कोई खोले हुए इंटरप्राइजेस, ठीक है। वेदर फॉर प्रॉफिट, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। ओके, क्योंकि हम लोग ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे आप लोग को पढ़ते जाएगा उस तरह से आप ये भी क्लियर होते जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेसेस ऑपरेशन। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये साइज ऑफ एक्टिविटीज और लेवल ऑफ बिजनेस से भी इसको हम बाइफर्केट कर सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न होता है जो कि सिर्फ उसमें एक ही पर्सन इन्वॉल्व हो, वही ओनर हो और वही सारा फंक्शन करता है बिजनेस का और सारा प्रॉफिट अर्न करके वो खुद ही अपने पास रखता है, ठीक है। तो वो सोल प्रोप्राइटरी हो गया। पार्टनरशिप फर्म, जहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल के आपस में कोई बिजनेस करते हैं और फिर प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे सोल प्रॉपर्टी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी,
लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कोई संस्था खोल लिया और उसके उस बेसिस पे ही काम हो रहा है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में ही आ जाएगा। अब फोर्थ हम लोग आते हैं इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप लोग के माइंड में ये भी सवाल हो रहा हो कि कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर होते हैं फाइनेंस इंफॉर्मेशन के, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स कौन कौन होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बात लिखी हुई एक, बिजनेस इंटरप्राइज इज कम्युनिकेटेड इन आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? मीन बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बिजनेस इंटरप्राइजेज इज कम्युनिकेटेड एंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड बिजनेस लैंग्वेज। Many users need of financial information in order to make important decision. These users can be divided into two broad category: internal users and external users. Okay, जो मैंने पहले ऊपर डिस्कस किया। इंटरनल यूजर कौन कौन हो गए? देखिए यहाँ एग्जांपल आपको अच्छा दिया हो। इंटरनल यूजर हो गए चीफ एग्जीक्यूटिव, जो बहुत वो किसी कंपनी के बड़े ऑफिसर होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर जो डिसीजन मेकिंग काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब एक्सटर्नल यूजर हम लोग देखते हैं। इंटरनल यूजर तो आप समझ गए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं इससे। और एक्सटर्नल यूजर्स में अब आ जाएंगे शेयर होल्डर्स, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मनी को। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स में कौन कौन आते हैं? बैंक हो गया और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग भी डिसाइड करते हैं। जब बैंक हो गया, बैंक्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन लेने जाता है तो बैंक्स उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही लोन ग्रांट करेगा। टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, कंपनी अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हेल्प लेते हैं। ओके, अगर इसमें से कोई भी टर्म आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको डिटेल में समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। चलिए, डेफिनेशन पार्ट तो यहाँ हो गया। ये देखिए बॉक्स 2 जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो ये आप खुद से स्टडी रीड कीजिएगा एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूजर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए और उससे क्या बेनिफिट है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोग डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या पूरा अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम लोग तो स्टार्टिंग से हम लोग ये चीज़ ही देख रहे हैं कि अकाउंटिंग है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है। अकाउंटिंग इज ए डेफाइनाइट प्रोसेसेस ऑफ इंटरलिंक एक्टिविटीज दैट बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले आइडेंटिफाई करेगा ट्रांजेक्शन को, जो हम लोग ऊपर स्टडी किए, एंड इंड विद द प्रिपरेशन। मतलब स्टार्ट किससे होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से, और इंड किससे होगा? अकाउंटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि होता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, एक्सेट्रा। ओके, ये अब एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट इंफॉर्मेशन। Every step in the process of accounting generate information. Generation of information is not an end in itself. It means to facilitate the dissemination of information among different user groups. Such information enable the interested parties to take appropriate decision. तो कुछ नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इनेबल करता है पार्टीज को कि अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। Therefore, dissemination of information is an essential function of accounting. To be useful, the accounting information should ensure to। अब देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो किस तरह से ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। देखिए
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सर्व द यूजर हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्ट करने के लिए एंड एवेल्यूटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। तो अगर फ्यूचर्स का कोई प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर्स में कैसा परफॉर्म करेगा, इसमें कैश का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं है, तो हम लोग ये इंफॉर्मेशन के थ्रू ही ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी। ये इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग मैनेजमेंट्स की एबिलिटी को भी जज कर सकते हैं कि वो ठीक से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे कि नहीं, और इफेक्टिवली रन कर पा रहे कि नहीं बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थ्योरी पोर्शन, तो ये सब क्वेश्चन आ सकती है। देखिए 2 पॉइंट और लिखा हुआ यहाँ पर। प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग अजम्पशन ऑन मैटर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, एवोल्यूशन, प्रिडिक्शन और एस्टिमेट्स, ठीक है। ये हम लोग आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझाएंगे आपको कि एवोल्यूशन कैसे, प्रिडिक्शन हम लोग किस तरह करते हैं, इंटरप्रिटेशन, अजम्पशन किस तरह लेते हैं अकाउंटिंग में। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, ओके। देखिए यहाँ कुछ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर कहीं डाउट है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, या हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड करूँगा, ओके। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा गया कि जो कि उतना रेलिवेंट नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन के थ्रू द अपेरेंटली divergent need of internal and external user of accounting information have resulted in development of sub disciplines with the accounting discipline, namely financial accounting, cost accounting and management accounting, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन के थ्रू मेनली 3 तरह का टाइप दिया हुआ यहाँ पर अकाउंटिंग का, जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर के लिए हेल्प करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है, और प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है इन ऑर्डर टू अराइव एट ए मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। इट रिलेट टू द पास्ट पीरियड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिलेट रहता है पास्ट पीरियड से। सर्व द स्ट्यूटशिप फंक्शन, इट इज मॉनिटरी इन नेचर। मॉनिटरी नेचर, ये तो आप स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मॉनिटरी नेचर होना चाहिए ट्रांजेक्शन। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर, ओके। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा जो कि मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगा और रिलेट टू पास्ट पीरियड्स होगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम ही से पता चला कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिस्ट इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर। इसमें मेनली क्या करता है? एक्सपेंडिचर को एनालाइज करता है फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट, उसके कॉस्ट के बारे में असरटेन किया जाता है कि कितने कॉस्ट की प्रोडक्ट आ रही है, उसमें क्या आगे कॉस्ट लग रही है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए एनालाइज करता है और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए भी हेल्प करता है ये। देखिए यहाँ मेंशन किया फिक्सेशन ऑफ प्राइस देयर ऑफ। इट आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रही है, अगर किस सेक्शन पे ज़्यादा लग रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखिए यहाँ नाम से पता चला आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ये मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, टू इनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फॉर किस लिए देता है? डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन के लिए। तो डेफिनेशन मोर और लेस सबका सेम ही है, सब डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेनली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेता है और कॉस्ट अकाउंटिंग से लेता है, दोनों से लेता है, विच हेल्प द मैनेजमेंट इन बजटिंग, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। बजटिंग मतलब होता है कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे उसके लिए आज ही हम लोग एक तैयार कर लेते हैं, बजट बना लेते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, मतलब हम लोग को न्यू मशीनरी परचेज करना है कि नहीं करना है, कोई कैपिटल एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को वो डिसीजन मेकिंग हो जाता है। इंक्लूड सेल फोरकास्ट, कैश फ्लो, परचेज रिक्वायरमेंट, मैन पावर नीड्स, इन्वायरमेंट डेटा, ओके। As a result, the scope of accounting has become so vast that new area like human resource accounting, social accounting, responsibility accounting have also gained prominence. तो अकाउंटिंग का स्कोप इतना बढ़ गया कि आज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है, सोशल अकाउंटिंग भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। विशेषता क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो नट सेल पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हेंस करता है इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस in order to assess whether accounting information is decision useful. It must possess the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability. तो ये चार चीज, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये चार चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चार पॉइंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते नीचे। रिलायबिलिटी, रिलायबल, रिलायबल मीन्स होता है कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन व्हाट द इंफॉर्मेशन कन्वे अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट हैव अकर्ड, मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, and bias and faithfully represent what is meant to represent। मतलब पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, फेथफुली होना चाहिए। तो अगर रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैनेजमेंट में अगर अकाउंटिंग किया तो उसमें क्या भरोसा है कि वो रिलायबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वेरीफाई किया जाता है बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज़, जैसे ऑडिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कि वो रिलायबल है कि नहीं, वो फ्री फ्रॉम एरर है कि नहीं, बायस तो नहीं है, ओके। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये तो मैंने ऊपर ही बताया आपको। रिलीवेंस, अब सेकंड पॉइंट आते हैं, पहला था रिलायबिलिटी, सेकंड रिलीवेंस। टू बी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। रिलीवेंट हम लोग कब कहेंगे, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन टाइम, जब जरूरत हो उस समय अवेलेबल हो, और मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक, और जरूर हेल्प करता हो प्रिडिक्शन में और फीडबैक में, एंड मस्ट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ यूजर्स by helping them from prediction about the outcome of past, present and future event and confirming or correcting their past evolution।
रेलिवेंस यानी उसके बेसिस पे वो टाइमली अवेलेबल हो फर्स्ट हो, और दूसरा है कि वो उसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्शन कर पाए, फीडबैक दे पाए, और डिसीजन यूजर्स का डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर पाए, तो वो रिलेवेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसमें तो आपको वर्ड से समझ में, अंडरस्टैंडेबिलिटी में डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वे टू देम। ठीक है, यानी डिसीजन मेकर को वो कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इस तरह होना चाहिए कि वो कन्वे कर पाए, मतलब वो समझ पाए यूजर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन ए मैसेज आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। मतलब एक तरह का मैसेज दे रहे हैं हम लोग, क्या इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या दे रहे हैं, एक तरह का मैसेज दे रहे हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। ए मैसेज इज सेड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज इन द सेम सेंस इन विच द सेंडर हैज सेंट। ठीक है, इसी तरह इंटरप्रेट करते जैसे सेंडर ने जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया उसी तरह से जो रिसीवर है वो सेम सेम मैसेज सेम सेंस में उसको मैसेज को इंटरप्रेट कर पाए, तो वो कहलाएगा कि अंडरस्टैंडेबिलिटी है। अकाउंटेंट शुड प्रेजेंट द कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इन द मोस्ट इंटेंजिबल मैनर विदाउट सेक्रीफाइसिंग रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलेवेंस रिलायबिलिटी की तरह होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, अब फोर्थ आते हैं हम लोग कंपेरेबिलिटी। इट इज़ नॉट सफिशियंट दैट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड रिलायबल। ये सिर्फ सफिशियंट नहीं है, बट इसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट दैट द यूजर्स ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट आर एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड विद अदर एंटिटीज़। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस तरह होना चाहिए कि वो जो यूजर्स है वो कंपेयर कर सके वो डिफरेंट टाइम पीरियड से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कंपेयर विद प्रीवियस ईयर, कंपेयर विद अदर एंटिटीज़, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के बारे में सही नॉलेज मिल सके। टू बी कंपेरेबल हम लोग कब किस बेसिस पे करेंगे कि अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट बी बिलोंग टू ए कॉमन पीरियड। मतलब जैसे हम लोग को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो ये एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर, तो ये कॉमन पीरियड हो गया। और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और जैसे हम लोग रुपीज़ में फॉलो करते हैं बुक्स को इंडिया में, तो इंडिया में जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है सारे वो रुपीज़ में ही अपने सारे बुक्स को दिखाएंगे। तो इस तरह हम लोग फिर क्या करेंगे, उससे कंपेयर कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या था आपका, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग, हम लोग करते क्यों। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स, बोथ एक्सटर्नल and internal. Okay, the necessary information particularly in case of external users is provided in the form of financial statement, for example profit and loss account and balance sheet. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बिसाइड दिस द मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। Thus the primary objective of accounting include the following। अब मैनेजमेंट कुछ और डिमांड करते हैं टाइम टू टाइम, तो उसमें और भी कुछ इंक्लूड हो जाएगा, जैसे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट,
Even the most brilliant executive or manager cannot accurately remember the numerous amount of various transaction such as purchase, sale, receipt, payment, etc. तो ये ह्यूमन ब्रेन बल्क ट्रांजेक्शन को मेमोराइज नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड करना और इसको मेंटेन करना, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दैट टेक प्लेस इन बिजनेस एवरी डे, और ये बिजनेस में ही होता है। हैंस ए प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर केप्ट रेगुलरली। और इनेबल वेरीफेबिलिटी एंड एक्ट एज एन एविडेंस, ये एविडेंस के तौर पे काम भी करता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला ऑब्जेक्टिव क्या, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेनली बिजनेस ओनर है वो प्रॉफिट मोटिव से ही काम करते हैं मैक्सिमम। द ओनर ऑफ बिजनेस आर केप्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन पीरियडिकली, that is whether the business has earned profit or not, or incurred losses. Thus another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by a business during an accounting period, which can easily work out with the help of record of income and expense. इसके लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस में, बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोग को क्लियर बता देता है। बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यह एक टेबल दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट क्या है, डिसीजन मेकर, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, डिसीजन मेकिंग काम आता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, डिसीजन यूजफुलनेस होना चाहिए, इसमें आ जाएगा रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, ये सब डेफिनेशन का पार्ट है। वेरिएबिलिटी, नेचुरलिटी, फेथफुलनेस, तभी रिलायबल कहलाएगा जब ये 3 पॉइंट होंगे। कंपैरेबिलिटी। ओके, तो ये चार्ट के थ्रू आप मेमोराइज कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। चलिए, अकाउंटिंग क्या करता है, ये डिपिक्ट करता है, मतलब ये बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट एंड लायबिलिटीज के फॉर्म में ये बिजनेस के पोजीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करता है इन द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट यूज़र, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। एक्सटर्नल इंटरनल यूजर को ये डिपिक्ट करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू बैलेंस शीट, P&L अकाउंट। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं यूजर्स के। रोल ऑफ अकाउंटिंग, देखिए, फॉर सेंचुरीज द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटल डिमांड। इट डिस्क्राइब एनालिसिस ए मास ऑफ डेटा ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू मेजरमेंट। ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, एनालाइज करता है मास ऑफ डेटा ऑफ एंटरप्राइजेस थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, and reduce those data into report and statement which show the financial condition and result of operation of the enterprise। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि सारे डाटा को, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करना, ओके, और उसको क्लासीफाई और समराइज करना, उस डाटा को रिड्यूस करना, उसको रिपोर्ट के फॉर्म में और स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड करना ताकि वो इजी हो फॉर यूजर्स के लिए। देखिए, लिमिटेशन की बात किया है कि हाउएवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर। इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दिस लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी कीप इन व्यू वाइल मेकिंग यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें एक लिमिटेशन यह है कि ये
क्वालिटेटिव या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करता है। चलिए थोड़ा सा ही, अब आते हैं हम लोग बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसके लिए फिर सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको क्लियर करूँगा। अब आते हैं बेसिक टर्म ऑन अकाउंटिंग। बेसिक टर्म अकाउंटिंग में देखिए क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं। टर्म एंटिटी, मैक्सिमम टाइम यूज होगा एंटिटी वर्ड यूज होगा। तो हम लोग को ये समझ एंटिटी किसको बोलते हैं। एंटिटी मीन्स ए रियलिटी दैट हैज़ डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। डेफिनेशन का मतलब कि वो रियलिटी मतलब कोई डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे बिजनेस एंटिटी मीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइजेस लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा, जो कि आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफिकेशन हो कि हाँ वो बिजनेस है, नाम से, उसका इस प्लेस से। और अकाउंटिंग सिस्टम हमेशा इसी बिजनेस एंटिटी के लिए ही डिवाइस किया गया। ओके, सेकंड आते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजेक्शन के बारे में। कोई भी इवेंट जिसमें सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो गया, इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और ए क्रेडिट, या तो आप नगद भी दे सकते हैं या उधार में भी हो सकता है, क्रेडिट में। तो ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटी आपस में कुछ वैल्यू के लिए कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, एसेट, एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइजेस। ये क्या है, इंटरप्राइजेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। एसेट मीन्स हिंदी में बोलते संपत्ति है। ओके, इट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, मॉनिटर में एक्सप्रेस होना चाहिए तभी ये अकाउंटिंग हो पाएगा। ओके, एसेट आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। एसेट वो आइटम होते हैं जो कि यूज किया जाता है बिजनेस के द्वारा इन इट्स ऑपरेशन, लाइक मशीनरी। मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट्स, उसमें भी दो तरह का होता है, एक फिक्स एसेट्स एक करेंट एसेट। तो हम लोग अभी ये तक ही समझते हैं कि एसेट है, ठीक है, वो बिजनेस के द्वारा यूज होता है, यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट के लिए, सेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार ओन ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज बाई इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ। ओके, ये बहुत सारे ट्रक करते हैं जो कि यूज किया जाता है फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ्स। तो ट्रक क्या हो गया, ये एसेट हो गया सुपर बाजार के लिए। प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज, दिस आइटम विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार। देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया कि जो क्लासिफाइड किया गया टू टाइप में, करेंट है नॉन करेंट एसेट। देखिए चार्ट बहुत अच्छे से बताया गया है आपको एसेट के बारे में। एसेट है नॉन करेंट, करेंट, नॉन करेंट में आता है फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट। ओके, और करेंट एसेट में आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करेंट एसेट। फिक्स एसेट्स में भी अलग हो गया, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल। इस सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे चैप्टर वाइज, तो आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको और आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर इस तरह की क्लास और आगे आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
ओके।